इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है अपने पास। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन के लास्ट सेक्शन में देखा था कि जब भी अपने पास दो चार्ज्ड पार्टिकल हो स्ट्रिंग से कनेक्टेड, और दोनों के स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल होता था, दोनों चार्ज पार्टिकल का मास इक्वल, दोनों पे चार्ज इक्वल, और कुछ सेपरेशन दिया होता था, आपसे पूछा जाता था कि कोई एक स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वह एंगल बताइए। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला आया था tan थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल बाई एम जी। दूसरा, यदि आपसे रस्सी का टेंशन पूछता था तो आप बोलते थे रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, जो कि आपको नीचे दिख रहा है। आप बोलते थे tan थीटा एंगल के लिए एफ ई बाई एम जी, वहाँ से आप थीटा के लिए कैलकुलेशन करते थे। और यदि टेंशन पूछता था तो रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। अपना आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपका प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, सपोज द प्रीवियस सिस्टम इज डिप्ड इन अ लिक्विड। अभी जो आपका सिस्टम था दो चार्ज और मास का, उसे आपने एक लिक्विड में डिप कर दिया एंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स सेम। और डिप करने से दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो आपने जिस लिक्विड में डिप किया है उस पूरे सिस्टम को, उस सिस्टम का, उस लिक्विड का आपसे पूछ लिया डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। और यह के या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हुआ करता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले यह एयर में था, वहाँ पे एंगल यदि थीटा, और अब लिक्विड में डाले हैं तो एंगल वहाँ पर भी थीटा ही बता रहा है। इस बॉडी और इस बॉडी का डेंसिटी दे दिया है रो एस, और जिस लिक्विड में आपने डाला है उस लिक्विड का डेंसिटी बता दिया है रो एल। तो आप मास को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जब भी यह दोनों चार्ज आपका एयर में प्लेस्ड हो और कोई एक स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल एज्यूम कर ले कि थीटा बनाया, तो पिछले क्वेश्चन में ही आपका इक्वेशन आ चुका था tan थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल बाई एम जी। तो यहाँ के लिए आप इक्वेशन लिख लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई एम जी। यहाँ जो इस दोनों चार्ज आप दिखा ले सकते हैं क्यू और क्यू के बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम फोर्स, वह फोर्स एयर मीडियम के लिए, तो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का ही नाम हम बोले एफ ई ए, मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इन एयर। नेक्स्ट टाइम आपने इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाल दिया और वहाँ बोल रहा है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो अगली बार आप इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डाल लीजिए और एंगल आपको अभी भी सेम ही लेना है। यह पूरा सिस्टम चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, सेपरेशन अभी भी आ रही, लेकिन इस बार यह एयर में प्लेस्ड न होकर के मीडियम या फिर लिक्विड में प्लेस्ड है। एंगल अभी भी बोला कि सेम ही रहेगा, तो एंगल पहले थीटा आपने लिया था तो यहाँ पर भी हम लोग एंगल थीटा ही लेंगे। यहाँ पर जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो अब आपका इक्वेशन आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई एम जी। लेकिन इस बार जो यह इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह एयर में न होकर के मीडियम में है, तो इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ एफ इलेक्ट्रिकल एम, मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम के लिए।
mg जो है वह एयर में बॉडी का वेट है, और यहाँ जो आपने mg लिखा है वह पूरा मीडियम में या लिक्विड में बॉडी का वेट है। यहाँ पर आपका एक कंप्लीट लिक्विड दिखाया हुआ है। और हम लोगों को पता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो यह लिक्विड बॉडी पर एक अपवर्ड बॉयंसी फोर्स लगाता है, और इस कारण से उसका वेट पहले से कम हो जाता है। तो पहले आपने वेट mg बोला तो नया वेट को समथिंग m डैश g बोल ले सकते हैं, या mg डैश बोल लीजिए, वह ज़्यादा सही रहेगा। इस एयर वाले फोर्स को आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए, और मीडियम में जो फोर्स आया है या एंगल उसे आप इक्वेशन बोलिए 2। बॉडी का मास दिया नहीं, बदले में बॉडी का डेंसिटी दिया है और लिक्विड का भी डेंसिटी दिया है, तो दोनों जगह से इस मास को हम लोग डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी आपका सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब आप लिखेंगे तो 1 का RHS होगा F इलेक्ट्रिकल एयर डिवाइडेड बाय यह mg के बदले बॉडी का वेट mg ही डालिए, और इक्वेशन 2 का RHS हो जाएगा F इलेक्ट्रिकल मीडियम में डिवाइडेड बाय मीडियम में वेट हो जाएगा पहले से अलग mg डैश। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वेट को, इस mg वेट को जो कि एयर वाला वेट है और यह mg डैश मीडियम वाला वेट, उस दोनों को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर आपका लिखा हुआ है F इलेक्ट्रिकल एयर, तो F इलेक्ट्रिकल एयर डिवाइडेड बाय mg। मास को यदि आप डेंसिटी के टर्म में लाएंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से यदि कोई मास लिखे तो मास आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप मास को लिख लीजिए, यहाँ वाले मास को वॉल्यूम, और डेंसिटी उस मास का जिसे आपने एयर में प्लेस किया है। अभी mg तो आप एयर के लिए लिख रहे हो, और मास इस बॉडी का, तो वॉल्यूम भी इसका, डेंसिटी भी उसी बॉडी का, और उस स्फीयर के डेंसिटी को क्वेश्चन में बताया है ρs, तो वॉल्यूम भी हो गया, और डेंसिटी आप डालेंगे ρs, यह मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और m के साथ g है तो आप g डाल लीजिए। यह आपका पूरा वेट हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जो वेट मास के टर्म में mg है वही वेट वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में v ρs इंटू g एयर के लिए, और यह पूरा टर्म आपका इक्वल है फोर्स इलेक्ट्रिकल मीडियम बाय वेट मीडियम में। तो फोर्स इलेक्ट्रिकल मीडियम को अभी वैसा ही छोड़ दे, F इलेक्ट्रिकल मीडियम डिवाइडेड बाय वेट लेना है अब आपको मीडियम में। तो मीडियम का वेट एयर वाले वेट से कम होगा, कितना कम होगा, तो एयर वाला वेट माइनस बॉयंसी। एयर वाला वेट अभी आपने लिखा है mg या फिर v ρs g में से बॉयंसी को माइनस कर लीजिए, तो बॉयंसी को मैं बोल रहा हूँ FB, फोर्स ऑफ बॉयंसी को डिनोट कर लिया FB से। आगे के स्टेप में आए तो F इलेक्ट्रिकल एयर है तो आप डालिए F इलेक्ट्रिकल एयर डिवाइडेड बाय v ρs g, तो v ρs g डालेंगे इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिकल मीडियम डिवाइडेड बाय v ρs g को एज इट डालिए v ρs इंटू g माइनस बुआंसी फोर्स। बॉडी पे बुआंसी फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो जब आपने लिक्विड में डाला है किसी बॉडी को तो उस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का मास बाहर जाएगा, और वेट होता है मास इंटू जी। इसका मतलब बुआंसी फोर्स कितना, तो जितना मास बाहर गया लिक्विड का वह मास इंटू जी ही बुआंसी हुआ करता है। लिक्विड का
मास जब निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस बार वॉल्यूम लिक्विड का और डेंसिटी भी लिक्विड का, और आप जानते हैं कि जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड भी उतना ही वॉल्यूम में बाहर जाता है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन इस बार डेंसिटी आपको लिक्विड का लिखना होगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मास ऑफ लिक्विड। मास जितना बाहर गया इनटू जी, यह पूरा लिक्विड का वेट, और जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होता है कंटेनर से वही बुआंसी के इक्वल होता है। यहाँ से नीचे वाले टर्म से भीजी, यहाँ भी भीजी और भीजी दोनों जगह से भीजी कॉमन लेकर के इस भीजी से कैंसिल कर ले, तो आपका इक्वेशन आया एफ इलेक्ट्रिकल एयर में डिवाइडेड बाय रो एस, और इधर आएगा एफ इलेक्ट्रिकल मीडियम में डिवाइडेड बाय रो एस माइनस रो एल। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 3 करके वीडियो अपलोडेड है, उसमें आपको बताया गया है कि एयर का जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वह मीडियम के फोर्स के इक्वल। इक्वेशन में लिख देता हूँ, मीडियम का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला आपने निकाला था फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। यहाँ पर यह मीडियम वाला फोर्स और यह एयर वाला फोर्स, तो मीडियम वाले फोर्स को आप लिख ले सकते हो एयर वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय के, जहाँ के आपका रहेगा मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ ई को एज इट इज छोड़ लीजिए, एफ ई एयर डिवाइडेड बाय रो एस, यह आपका हो जाएगा एफ ई मीडियम, मीडियम वाला फोर्स को लिखिएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स एयर में डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और नीचे में पहले से टर्म है आपका रो एस माइनस रो एल। एफ ई एयर से एफ ई एयर कैंसिल हो गया आपका, के को आप ऊपर ले आइए, इस रो एस को राइट साइड में ऊपर ले जाइए, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपका आ जा रहा है रो एस डिवाइडेड बाय रो एस माइनस रो एल। तो कूलम्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी पे रिलेटेड यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि काफ़ी लंबा जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत हो तो इसे सॉल्व ना करके डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखें कि जब भी एक ऐसा चार्ज पार्टिकल इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और एक स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा बनाया पूरा सिस्टम पहले एयर में, फिर उसी सिस्टम को यदि आप मीडियम में डाल दे रहे हो, क्वेश्चन में आपका इस सॉलिड बॉडी का या स्फेयर का डेंसिटी दे रखा रहेगा रो एस, जिस लिक्विड में डाला उसका डेंसिटी रो एल, और पूछ लेगा लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप डायरेक्ट नीचे वाले फॉर्मूला पे आ जाया कीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है लिक्विड का कम, तो सॉलिड माइनस लिक्विड यह पॉजिटिव, डेंसिटी पॉजिटिव, क्वांटिटी तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहाँ से आपको हमेशा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जब भी यह रस्सी वाला क्वेश्चन आए, एक बार एयर में अगली बार किसी लिक्विड में, और उस स्फेयर और लिक्विड दोनों का डेंसिटी दे दे, आपसे पूछ ले लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा निकालिएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सपोज एन एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स
एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच एक एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है विच में बी रिटन एज एफ इक्वल्स टू दिस मच सी ई टू द पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आपसे फिर ए बी पार्ट में अलग अलग चीज पूछ लिया है। तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे कि आपसे बताया कि एक एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है किसके बीच, दो प्रोटॉन के बीच। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वह पॉजिटिव पार्टिकल है, तो दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पर कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स ना दे करके एट्रैक्शन के लिए दे दिया न्यूक्लियर फोर्स। तो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फोर्स का आइडिया ले ले। जब भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो पार्टिकल को आप काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस का ऑर्डर होगा 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। जब भी आप दो पार्टिकल को काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस बहुत ही छोटा, कितना, तो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर पर प्लेस करें दो पार्टिकल को, तो दोनों पार्टिकल के बीच एक स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स वर्क करने लगता है, और इस स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल के चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स दो प्रोटॉन है, दोनों के बीच पॉजिटिव चार्ज, फिर भी यदि डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 है तो एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज हो और डिस्टेंस आप इतना ही कम रखें, फिर भी उसके बीच एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, और दोनों चार्जलेस पार्टिकल हो और डिस्टेंस यदि काफ़ी कम कर दीजिए 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का, तो वहाँ पर भी दोनों के बीच आपका न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। जिस तरीके से दो मास m1 और m2 के बीच का फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। दो चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसका फॉर्मूला कूलम ने दिया था। ऐसे ही दो पार्टिकल यदि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर या इससे कम डिस्टेंस पे रहे, तो उसके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वह हमेशा एट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल ऑलवेज एट्रैक्टिव, न्यूक्लियर भी ऑलवेज एट्रैक्टिव। कूलम फोर्स आपका एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि आपका जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का, इस तरीके से न्यूक्लियर फोर्स को निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन में लिखा गया कि सपोज, आप मान ले सकते हैं कि एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला ऐसा है। आपको मान लेना है कि इस फॉर्म का फॉर्मूला है, और फिर आपसे बोला राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट ऐसा यूनिट ऑफ सी एंड के। इस सी का और यहाँ जो के यूज हुआ है उसका ऐसा यूनिट भी आपसे पूछ लिया, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है, पहले उस कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट यह है कि जब भी आप ई लिखते हैं कोई नंबर, तो इस ई के ऊपर नंबर यह खुद है 2.71 ई का वैल्यू, और इस नंबर के ऊपर में हमेशा कोई ना कोई पावर में नंबर ही होना चाहिए। कोई फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है जिसका कोई ऐसा यूनिट हो। मीन्स यदि ई के पावर में आप x लिख रहे हो तो x को कोई नंबर होना होगा। आप x डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते कि ई का पावर 2 मीटर। यदि कोई बोले कि ई का पावर x इंटू वाई है, और कोई बोल रहा है कि x है डिस्प्लेसमेंट, तो y को होना होगा 1 डिस्प्लेसमेंट, ताकि इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर से नीचे वाला y का यूनिट कैंसिल हो जाए और u के पावर में कोई यूनिट नहीं आए। यदि कोई बोल रहा है कि e का पावर है f, तो f फोर्स नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि e के पावर में कभी भी यूनिट पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी ने बोल दिया कि e का पावर f इंटू समथिंग z है, और उसने बोला कि f आपका फोर्स है, तो z को होना होगा 1 फोर्स, ताकि यूनिट वाइज दोनों कैंसिल हो जाए और e का जो पावर है वह अगेन आपका यूनिटलेस हो जाए।
तो हम लोग सेम कंसेप्ट यूज करके इस काम को आगे बढ़ाएं। इक्वेशन आपका दे रखा है F इक्वस टू टी ई टू द पावर माइनस के आर एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपसे बोला कि ऐसा यूनिट ऑफ सी एंड के। तो पहले आप के पे चलिए। आर जो है वह डिस्टेंस है। आर जो आपका दिया है वह डिस्टेंस दिया है, और ई के पावर में कोई यूनिट नहीं आना चाहिए। तो यदि आर डिस्टेंस है तो के को होना होगा 1 बाई डिस्टेंस, बोले तो यूनिट वाइज 1 बाई डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। तो के का ऐसा यूनिट आपको यहाँ से दिख जा रहा है कि के का ऐसा यूनिट हो जाएगा 1/मीटर को हम लोग बोल ले पर मीटर। और यदि आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो मीटर या लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल, और मीटर का पावर -1 है तो एल का भी पावर हो जाएगा आपका -1। तो सी और के में के का तो आपका यूनिट भी आ गया और डायमेंशन भी। अगला यूनिट आप सी का निकालिए। ई के ऊपर यह दोनों मिल गए एक नंबर, तो यह पूरा वैल्यू भी अपने आप में एक नंबर हो गया। यह पूरा वैल्यू भी अपने आप में एक नंबर। सी का यूनिट निकालना है तो आप सी को अकेला रख लीजिए, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ। तो सी दिख रहा है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो सी का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग सी के ऐसा यूनिट पे आ जाएं। तो सी का ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन, एंड डिस्टेंस स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के, तो सी हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो न्यूटन हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेशन, मास केजी और एक्सेलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एक सिंगल नाम दिया गया है न्यूटन। तो जब आप न्यूटन को एक्सपेंड करेंगे तो यह हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टू द पावर -2। तो यह पूरा टर्म न्यूटन के बदले आ गया। एक पहले से है मीटर स्क्वायर, तो एक और मीटर स्क्वायर कर लीजिए। अब लिख ले डायमेंशनल फार्मूला। केजी है मास के लिए तो कैपिटल एम, मीटर और मीटर स्क्वायर मिल करके मीटर क्यूब, तो एल का पावर आप डाल लीजिए 3। सेकेंड का पावर -2 है, सेकेंड टाइम के लिए, और टाइम का डायमेंशनल टी, पावर में -2 डालिए, बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका के का ऐसा यूनिट और डायमेंशन, और सी का ऐसा यूनिट यहाँ पे, और डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर आपका रेडी है। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में बोला सपोज दैट के इक्वल्स टू 1 पर फर्मी, के का वैल्यू 1 पर फर्मी ले लीजिए, एंड डेट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस बाय द एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। दो प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सिव कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको आपको बैलेंस कौन फोर्स कर रहा है, तो यह न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस कर दे रहा है। फोर्स बैलेंस होने के लिए डायरेक्शन दोनों फोर्स का अपोजिट होना चाहिए और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया कि जब सेपरेशन 5 फर्मी है तब सी का क्या वैल्यू होगा, यह बताइए। तो सेकेंड पार्ट में आपका के का वैल्यू 1 पर फर्मी लेना है, सी का वैल्यू पूछ रहा है सेपरेशन, आर का वैल्यू ले लेना है 5 फर्मी, और बोल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल
फोर्स। रिपल्सिव फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का होगा उसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोले या कूलम फोर्स बोले, और दोनों बैलेंस हो रहा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर लीजिए। तो आगे हम लोग दोनों फोर्स का बी पार्ट के लिए मैग्नीट्यूड सेम कर लें। तो यहाँ से आपका दिख रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है C e⁻⁻² डिवाइडेड बाय R²। और यह फोर्स बैलेंस हो रहा है कूलम फोर्स से या इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कूलम फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2)/R²। तो K के बदले हम डाल ले 1/4πε0, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक K दे रखा है। Q1 प्रोटॉन का चार्ज, Q2 भी प्रोटॉन का चार्ज, दो प्रोटॉन के बीच का रिपल्सिव है, तो Q1 × Q2 आपका E² हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पे E² नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर जो E है वह 2.71 वाला E है, जबकि यहाँ का E प्रोटॉन का चार्ज रहेगा, तो उसे Q ही रहने दे। तो एक प्रोटॉन का चार्ज Q, दूसरे का भी Q, तो Q1 × Q2 Q²/R²। यहाँ से आपको दिख रहा है कि LHS का R² RHS के R² को कैंसिल कर देगा। आपसे पूछा था C का वैल्यू, तो C को अलग कर लीजिए, E वाला टर्म नीचे ले चलें, तो C आपका यहाँ से आएगा ऊपर में Q² और नीचे में e⁻⁻⁻KR, और साथ में इस पूरे Q² के साथ एक टर्म रहेगा 1/4πε0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू पुट कर लें। दिस Q इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर है चार्ज का, तो स्क्वायर कीजिए। 1/4πε0 का कूलम्ब्स लॉ से आपको पता है वैल्यू होता है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय E का वैल्यू आप डाल सकते हैं 2.71, और पावर में माइनस है तो अभी माइनस ही रहने दीजिए। K × R, K का वैल्यू दिया 1 पर फर्मी और R दिया 5 फर्मी, तो यह पर फर्मी से यह फर्मी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 5 5, तो इसका पावर 5 डालिए। इस निगेटिव पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। 1.6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 2.56 इंटू 10 के पावर -19 का स्क्वायर 10⁻⁻38 इंटू 9 × 10⁻9, तो 9 × 10⁻9 कीजिए, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं, इसे अब ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाइए, तो 2.71 पूरे का पावर 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप 2.71 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, और 2.56 से भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद सारे पावर वाले को आप अरेंज कर लेंगे, और जब सारे पावर को हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ से आपका C का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो मैं केवल यूनिट लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूमेरिकली इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी रही। आप इसे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं आंसर डाल दे रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना। और आंसर आएगा 3.4 × 10⁻⁻26।
तो यह सॉल्व आप कर लेंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, कमा दे करके 20 सेंटीमीटर, कमा दे करके 30, सो ऑन 100 सेंटीमीटर। आपके पास 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, एक को आपने प्लेस किया ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पर, दूसरे को प्लेस कर लिया 20 सेंटीमीटर, तीसरे को 30 सेंटीमीटर और 10th जो पार्टिकल था उसे आपने प्लेस कर लिया 100 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट आपका बोला द फर्स्ट पार्टिकल हैज ए चार्ज ऑफ दिस मच। फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, द सेकेंड 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। यह सब पावर वाला टर्म ऊपर होना चाहिए। द थर्ड दिस मच एंड सो ऑन। तो फर्स्ट का चार्ज में 10 का पावर -8, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, सारे में 10 के पावर -8 का ऑर्डर है। यहाँ 1 है तो अगला 8, 8 मीन्स 2 स्क्वायर, दिस 27 इज 3 स्क्वायर। तो नेक्स्ट होगा 27 इज, दिस 8 इज 2 क्यूब, दिस 1 इज 1 क्यूब, 8 इज 2 क्यूब, 27 इज 3 क्यूब। नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा वह 4 क्यूब और उसके साथ 10 का पावर -8। हर किसी पे चार्ज मौजूद है इस ऑर्डर का ही। बोल भी दिया है द 10th पार्टिकल है चार्ज ऑफ दिस मच। तो फर्स्ट के लिए 1 क्यूब, सेकेंड के लिए 2 क्यूब, तो 10th के लिए 10 क्यूब, और 10 क्यूब को 1000 बोलते हैं और सबके साथ 10 का पावर -8 कूलम। आपसे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक 1 कूलम का चार्ज है जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, उस 1 कूलम पर यह 200 पॉजिटिव चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा यह कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ओरिजिन पे बता दिया कि 1 कूलम का चार्ज है, तो ओरिजिन पे आप चार्ज दिखा लीजिए 1 कूलम। और इसके बाद जो भी चार्ज दे रखा है वह दिया 10 सेंटीमीटर पे, फिर 20 पे, 30 पे, इस तरह करते करते लास्ट चार्ज जो है वह है 100 सेंटीमीटर पे। और यह पूरा कोऑर्डिनेट आपका सेंटीमीटर में यूज कर लिया, तो मैं राइट साइड एक जगह ही सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट का चार्ज बताया था 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का। सेकेंड बताया 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का। और थर्ड बताया 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का। नेक्स्ट आप लिखते तो 27 3 क्यूब है, तो अगला हो जाता 4 क्यूब, मीन्स 64 इंटू 10⁻⁻8 एंड सो ऑन। लास्ट वाला आप लिख ले सकते हैं दिस इज 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और यह 10 जिसे मैंने रेड से दिखाया 10 चार्ज इस 1 कूलम पर कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यह पहला चार्ज इस पे लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, दूसरा भी पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके लेफ्ट में ही फोर्स लगाएगा, तीसरा भी लेफ्ट में। तो सारा 10 मिल करके इस चार्ज को रिपेल करेगा लेफ्ट की तरफ, मीन्स 10 फोर्स सेम डायरेक्शन। और जब भी सारा वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होता है तो उसका नेट या रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज के कारण इस पे फोर्स F1, सेकेंड के कारण इस पे F2, थर्ड के कारण F3 और लास्ट के कारण F10 सब लेफ्ट की तरफ है। तो नेट फोर्स आप F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 F10 करके निकाल सकते हैं।
निकालने का काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप नेट फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स को एफ नेट लिख लें और यह एफ नेट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस F10। अब F1 आपने इस दोनों के बीच फोर्स को बोला तो वह हो जाएगा के बोले तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बोले तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब F2 लिखेंगे तो इस दोनों के बीच का फोर्स वहाँ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। F3 होगा Q1 Q2 बाई R 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि हर एक टर्म में K जरूर आ रहा है, तो वह K मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹ को आप पहले ही कॉमन ले लीजिए। दूसरा आपको दिख रहा है कि जब भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक 10⁻⁻8 आएगा ऊपर में। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁸, इस दोनों में भी 10⁻⁸। तो ऊपर में एक और कॉमन ले लीजिए 10⁻⁸, क्योंकि यह टर्म हर प्रोडक्ट में आ रहा है, हर एक Q1 Q2 में आ रहा है। और बाई में आप जब यहाँ करोगे R स्क्वायर तो 10 है सेंटीमीटर, मीटर में लाने के लिए 10⁻⁻2, तो आपका 10 सेंटीमीटर है और 10⁻⁻2 करेंगे और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अगली बार आपको करना होगा 20 सेंटीमीटर है तो 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और एक और करके दिखा दूँ, अगला यदि आप 30 सेंटीमीटर लेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए यह 0 इसे दे दे तो दोनों मिलकर 10⁻⁻1 और स्क्वायर करने पर 10⁻⁻2। यहाँ भी यह दोनों मिल करके यह 0 आप इसे दे दीजिए तो 10⁻⁻1 स्क्वायर करके 10⁻⁻2। और यहाँ का भी यह 0 जब आप इसे देंगे तो 10⁻⁻1 बचेगा और स्क्वायर करने पे यहाँ पर प्लस होगा 10⁻⁻2। तो बाई R स्क्वायर में हर एक टर्म से एक कॉमन निकल रहा है 10⁻⁻2, उसे भी आप पहले ही बाहर ले लीजिए। तो अब केवल आपका बचेगा 1 इंटू 1 मीन्स 1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ यह 0 तो आपने इसे दे दिया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस जब आप F2 लिखेंगे तो इस दोनों के बीच का फोर्स -8 आपने पहले बाहर ले ही लिया तो 1 इंटू 8 केवल 8 बचेगा और डिवाइडेड बाई इस 8 वाले का डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, यह 0 आपने इसको दे दिया तो अब 2 का स्क्वायर केवल 4 बचेगा। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो 27 इंटू 1 27 और डिवाइडेड बाई 3 तो 3 का स्क्वायर 9 बचेगा। इसे इसी ऑर्डर में लिखते चलेंगे तो लास्ट वाला जो आपका है यह लास्ट वाला F1 के लिए 1, F2 के लिए 2 क्यूब, F3 के लिए 3 क्यूब, तो F10 के लिए 10 क्यूब बोले तो 1000 और डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में 2 स्क्वायर, थर्ड वाले में 3 स्क्वायर, तो 10th वाले में 10 स्क्वायर बोले तो 100 हो जाएगा। सॉल्व करने पर 9 के बदले 9, यह और यह दोनों मल्टीप्लाई हो तो 10 और -2 ऊपर जाकर के +2, तो 10 और 10 का पावर +2 मिल करके 10 का पावर +3 हो जाएगा। यह आपका आया 1/1 1 प्लस 8/4 2 प्लस 27/9 3 प्लस सो ऑन 100/1000/100 10। यह आपका 1 + 2 + 3 सम ऑफ n कंजेक्यूटिव टर्म है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए n इंटू n + 1/2
जहाँ n नंबर ऑफ टर्म होगा जो कि 10 दिख रहा है, तो n इंटू n प्लस 1/2, तो 10 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 1 11/2, 10 इंटू 11 110/2 55 हो जाएगा। या AP का जो सम का फॉर्मूला है, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वहाँ से भी ऐड करके यह आपका 55 आ जाएगा। तो आपका टर्म आ गया 9 इंटू 10⁻3, और यह पूरा ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 55। निकालना था फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट आप न्यूटन लिख लीजिए। 55 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 495 आ जाएगा, इंटू 10⁻3 न्यूटन। अभी इस 495 में पॉइंट जो है वह 5 के बाद है, और साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम लोग लिखते हैं तो पॉइंट डालते हैं 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट डालते हैं। तो यहाँ का पॉइंट जब आप 2 डिजिट लेफ्ट लाएंगे तो पावर 3 पावर 5 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो इस सारे कैलकुलेशन को क्वेश्चन के साथ मैं एक बार छोटा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यही आपका क्वेश्चन था। और सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, मेथड क्लियर होगा। तो कूलम्स लॉ के क्वेश्चन में आज यहीं तक, बाकी क्वेश्चंस हम लोग किसी अदर वीडियो में देखेंगे।